रात का दूसरा पहर था। साहबजादा गहरी नींद में था। कमरा नीम तारीकी में डूबा हुआ था। एसी की खंकी ने कमरे में पुरसकून सा माहौल पैदा कर रखा था। वो एक बाजू अपने हाथों पर रखे सीधा लेटा रहा था। गैर इरादी तौर पर नींद में ही उसने टटोल कर चुभने वाली चीज को देखा जिसके लम्स से उसकी नींद में दरार डाली थी। पता नहीं क्या चीज थी वो। साहबजादा ने यूं ही हाथ झटक कर उस नादीदा चीज को दूर धकेला। वो साफ सुथरे बेड पर सोने का आदी था। गिर्द का एक जरा भी उसे अपने बिस्तर पर बर्दाश्त नहीं होता था। यही वजह थी कि उसे अब उलझन हो रही थी। गहरी सांस लेकर उसने करवट ली और दोबारा सोने की कोशिश करने लगा, मगर अब की बार कोई रेशमी सी चीज उसके बाजू के नीचे आई थी। एक झटके से साहबजादा ने आंखें खोली। चेहरे का पुरसकून तासर गायब हुआ। वह लम्हा भर में उठ बैठा। कमरे की नींद तारीकी में उसे अंदाजा हो रहा था बेड पर उसके साथ कोई और भी मौजूद था। ये उसके इज्जतदार आंचल का करिश्मा था कि वो नींद में बेकरार होकर उठ बैठा था। साहबजादा के माथे पर बुलंद नमूदार हुए। उसने बेड के साथ लगे स्विच बोर्ड पर लगा बटन दबाया तो कमरे की लाइट रोशन हो गई और साहबजादा का तो गोया दिमाग ही घूम उठा। वो इंतहाई पुरसकून अंदाज में बेड पर उसके दाएं जानिब सो रही थी। वही खूबसूरत सुर्ख लिबास जो आज शाम में साहबजादा को बहुत हसीन लग रहा था, मगर उस वक्त साहबजादा को इस लिबास और लिबास में मलबूस जरताशा को देखते शदीद गुस्सा आया। ए उठो यहाँ से, यहाँ किसको शिबी लेटी हो? उसने एक झटके से उसका बाजू हिलाया। वो जो बेड के क्राउन के साथ ही टेक लगाए आधी बैठी आधी लेटी सो रही थी, एकदम घबरा कर जागी। चूड़ियों की खंकार पूरे कमरे में गूंज उठी। क्या हुआ? आपने मुझे कुछ कहा? कच्ची नींद से जागने पर वह आवाज बागता थी। साहबजादा ने लब भींचकर उसे देखा। तुम्हें यहाँ मेरे कमरे में सोने के लिए किसने कहा? जब मैंने तुमसे कहा था कि मुझे ये निकाह कबूल ही नहीं तो फिर यहाँ किस खुशी में आई हो? वो बुरी तरह चिढ़ गया था। जरताशा समझी न समझी कि आलम उसे देखती रही। मुझे ताईजान ने भेजा था। उन्होंने कहा था मैं आपकी बीवी हूँ, आपके कमरे में ही सोना होगा मुझे। पलके चुपका चुपका कर नींद को भगाते बस इतना ही कह सकी। साहबजादा का खून खोल उठा। वो एक झटके से बिस्तर से नीचे उतरा। तुम और तुम्हारी ताईजान, एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो, मुझे ये शादी मंजूर नहीं है। जबरदस्ती की है तुम सबने मिलकर मेरे साथ। इस वक्त तो मैं बाबा जान के कहने पर मजबूर हो गया, मगर मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। उठाओ अपना ये भारी भरकम लिबास और जाओ मेरे कमरे से। वो खुद पर जब्त करता अपनी आस्तीनें फोल्ड कर रहा था। नजर हदूस ताशा पर जमी थी। उसने एक बेबसी से अपने लब कुचले और आज तक ही अपना लहंगा संभालते बिस्तर से उठ खड़ी हुई थी। पर मैं रात की इस वक्त कहाँ जाऊँ? मेरे कमरे में तो ताई जाने मेहमानों को सुला दिया है। उन सब ने मुझे कहा है कि आज से यही मेरा कमरा है और मुझे बहुत नींद आई है। वो बेबसी और मासूमियत से कह रही थी। साहबजादा ने चंद लम्हे खामोशी से उसे देखा। तुम वाकई इतनी मासूम हो या बन रही हो? मैं तुम्हें साफ कह रहा हूँ कि मुझे अपना और तुम्हारा रिश्ता नहीं मंजूर, फिर भी तुम यहाँ मेरे कमरे में सोने पर इसरार कर रही हो। वो जैसे बुरी तरह चिढ़ गया था। जरताशा ने यकलक सर उठाकर उसे देखा। तो ना करें कबूल, किसने कहा है आप मुझे अपनी बीवी माने? पर मुझे यहाँ सोने तो दे। रात के इस पहर में और कहाँ जाकर सोऊं? इतना पुराना सा फर्नीचर है आपके कमरे में, एक काउच या सोफा तक नहीं है कि मैं वहां सो जाऊं। जवाबन वो भी फट पड़ी। साहबजादा को हैरत हुई। शाम से लेकर अब तक वो तो उससे बेसबान गाय समझ रहा था जिसकी तकदीर का फैसला कोई भी कर सकता था, लेकिन अब तो तड़ तड़ जबान चला रही थी। देखो जरताशा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं एक मर्द हूँ, एक मर्द की कुर्बत में एक जवान और खूबसूरत लड़की नहीं रह सकती। तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारा इस्तेमाल कर सकता हूँ, फिर तुम्हें छोड़कर अमरीका चला जाऊंगा। फिर क्या करोगी? यहाँ बैठकर रोती रहोगी। समझ आ रही है ना तुम्हें मेरी बात? वो कदम कदम चलता उसके नजदीक आया। दानिस्ता उसने अपने लहजे को संगीत बना लिया था। वो उसे डराना चाहता था और यकीनन उसमें कामयाब भी रहा। जरताशा की रंगे जर पड़ी। लेकिन आपने तो कहा था मुझे अपनी बीवी कबूल ही नहीं करते, तो फिर ये सब क्यों कर रहे हैं? वो लड़खड़ाकर दो कदम पीछे हटी। साहबजादा को उसकी हालत ने लुट लिया। वो अपने मकसद में कामयाब रहा था। खुद पर रहम खाओ जरताशा। सिर्फ 20 साल की तो हो तुम और मैं 29 साल का। तुम्हारा वो कजन जो आज सुबह अमरीका से वापस आया है, क्या जानती हो तुम मेरे बारे में? मैं तो तुम्हें कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ूंगा। साहबजादा ने झपट कर उसकी कलाई थामी। जरताशा पल भर में सट पड़ गई थी। प्लीज मेरी कलाई छोड़े, मैं चली जाऊंगी, कहीं भी जाकर सोचूंगी, लेकिन प्लीज मेरा हाथ छोड़ो। वो रो पड़ने के करीब थी। सब आंखों में एकदम आंसू नमूदार होने लगे। ये सब जो मुझे कह रही हो इस वक्त क्यों नहीं कहा? हाँ, निकाह तुम्हारा टूटा था, बारात तुम्हारी वापस गई थी, तो फिर सजा मुझे क्यों थी? मैं तो सिर्फ तुम्हारी शादी में शिरकत करने के लिए आया था। बताओ क्यों तुमने इनकार नहीं किया? साहबजादा को शदीद गुस्सा आया था। उसने जरताशा की कलाई को एक झटका दिया। वो लड़खड़ा कर उसके नजदीक आई। उसकी मध्यम से इसकी आंख साहबजादे को बेचैन कर रही थी। मैंने तुम्हें मना किया तो आपने भी तो इनकार नहीं किया। निकाहनामे पर तो आपने भी दस्तखत किए थे। मैं तो हमेशा से मनहूस हूँ, कोई भी खुशी रास नहीं आती। वो एकदम रोने लगी थी। एक हाथ साहबजादा की गिरफ्त में था तो उसने दूसरे हाथ से अपने चेहरे को छुपाने की नाकाम कोशिश की। साहबजादा के ताजरात एकदम ढीले पड़े।
उसे अफसोस हुआ उस लड़की के साथ कितना बुरा हुआ था। पूरे घर में उसकी शादी के हंगामे थे और सिर्फ निकाह से कुछ लम्हे कबल उसके ससुराल वालों ने बेबुनियाद इल्जामात लगाकर रिश्ता खत्म कर दिया। बारात वापस लौटी तो घर भर की नजर सिर्फ साहबजादा पर ही पड़ी थी। शादी के लायक घर में सिर्फ वही था, बाकी फैजान तो अभी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था और यूं भी वो छोटे चाचा का बेटा था। बाबा जान जो घर के सरबराह थे, अपने से छोटे भाई के आलम खान की बेटी का यूं निकाह टूटते नहीं देख सके थे। सो उन्होंने अपने बेटे की कुर्बानी दे दी थी। वो बेटा जो अभी तक लंबी फ्लाइट की थकावट भी नहीं उतार सका था, उस पर जटाशा को अपने निकाह में लिए अपने कमरे में मौजूद था। साहबजादा ने गहरी सांस ली और उसकी कलाई छोड़ दी। देखो जटाशा, मैंने तुम्हें पहली दफा देखा है, मैं नहीं जानता कि तुम किस मिजाज की हो। और वैसे भी मैं शादीशुदा मर्द हूँ। अमेरिका में मेरी एक बीवी मौजूद है, मैं ये शादी नहीं निभा सकता। दो टोक अंदाज में कहते हुए दो कदम पीछे हटकर खड़ा हो गया था कि जटाशा के आंसू बेसाख्ता रुके। उसने बेयकीनी निगाहों से सर उठाकर देखा। वो बदकिस्मत थी, इतना तो उसे यकीन था, लेकिन इतनी बदकिस्मती कि एक निकाह टूटने के बाद दूसरा निकाह जिस शख्स से हुआ था वो पहले ही बटा हुआ था। जटाशा के लबों पर एक फीकी सी मुस्कुराहट फैल गई। उसने आहिस्तगी से अपना लहंगा दोनों तरफ से उठाया। मैं यहाँ से चली जाती हूँ, आप आराम से सो जाए। अपने आंसू साफ करते वो दरवाजे की तरफ बढ़ी। साहबजादा के दिल को कुछ छुआ था। रुक जाओ, यही सोचो, फिलहाल बाहर सारे मेहमान हैं, लोग अजीब अजीब सवाल करेंगे। मैं सुबह अम्मा जान से बात कर लूंगा। संजीदगी से कहते उसने जटाशा को बिस्तर पर सोने का इशारा किया और खुद पलटकर कमरे से बाहर निकल गया। उसे सिगरेट की शदीद तलब हो रही थी। हमेशा ज़हनी उलझन के वक्त वो सिगरेट का तलबगार बन जाया करता था। अंदर कमरे में साकत खड़ी जटाशा ने आहिस्तगी से अपने आंसू साफ किए और थके थके अंदाज में बेड पर बैठ गई। दफतन उसका मोबाइल बजा जो साइड टेबल में रखे उसके छोटे से पर्स में था। रात के सुबह किसने मुझे मैसेज किया है? वो हैरान होती उठी, भारी लिबास उलझन सदा कर रहा था, मगर वॉशरूम जाने से पहले उसने यूं ही मोबाइल निकाल कर चेक किया और स्क्रीन पर नजर पड़ती उसकी रंगत जट पड़ी थी कि वो कपाते हाथों से उसने मोबाइल वापस पर्स में डाला। क्या हुआ, तुम अभी तक सोई नहीं? साहबजादा वापस कमरे में आया था, शायद लाइटर लेने। जरदाशा का दिल उछलकर हालत में आ गया। उसने घबरा कर पर्स को यूं खुद से दूर किया जैसे वो कोई अछूत हो। मैं बस चेंज करने लगी हूँ, इंतहाई घबराए हुए अंदाज में उसने जवाब दिया और तकरीबन भागती वॉशरूम में बंद हो गई थी। साहबजादा ने हैरत से उसे देखा। चेंज करने गई है और अपने कपड़े तक नहीं लेकर गई। पता नहीं कहाँ फंस गया हूँ मैं। वो उस लम्हे को कोस रहा था जब उसने पाकिस्तान वापस आने का इरादा किया था, मगर अब क्या हो सकता था। उसे अचानक होने वाले फैसले उन दोनों को एक रिश्ते में बांध दिया था, जिस रिश्ते से ना तो वो खुश था और ना ही जरताशा। सुबह मुसलसल बजती फोन की बेल पर साहबजादा की आंख खुली। सर झुंझुलाकर उसने सर उठाया। कमरे में नीम उजाला फैला हुआ था। खिड़की के पर्दों से छिनकर आती रोशनी बता रही थी कि सुबह हो चुकी है। किसका मोबाइल बज रहा है? साहबजादा ने बेजारी से इधर उधर देखा। खुद उसका अपना मोबाइल तो उसके तकिए के पास था और खामोश था। आवाज बेड की दाईं टेबल पर रखे जरताशा के पर्स में से आ रही थी। यकीनन उसी का मोबाइल था। जरताशा ने तकिया कानों पर रखकर सोने की कोशिश की, लेकिन नींद उड़ चुकी थी। बेजारी मेरे अंदाज में उठ बैठा। जरताशा कमरे में कहीं नहीं थी। उसने जरताशा का फोन चेक करना मुनासिब नहीं समझा। वो बाथरूम से फ्रेश होकर सफेद कुर्ता शलवार पहनकर बाहर निकला तो फोन एक दफा फिर बज रहा था। उसने बैग खोलकर मोबाइल बाहर निकाला। किसी अनजान नंबर से कॉल आ रही थी। मोबाइल यूं हाथ में पकड़े कमरे से बाहर निकल आया, तभी कॉल डिस्कनेक्ट हुई और एक मैसेज स्क्रीन पर नमूदार हुआ। बाहर आओ, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मैसेज पर नजर पड़ते साहबजादा के माथे पर बल पड़े। मैसेज किसी लड़के की तरफ से था, साफ लग रहा था। वो ठटक कर सीढ़ियों पर ही रुक गया। कल निकाह के वक्त जरताशा के ससुराल वालों ने यही तो कहा था कि जरताशा का किसी और लड़के के साथ अफेयर है। वो अपने बेटे की शादी ऐसी लड़की के साथ नहीं कर सकते जो पहले से किसी और लड़के के साथ ताल्लुक में हो। इसी बात पर तो बारात वापस गई थी, क्योंकि आलिम खान और महरोज खान दोनों ने इस बात को मानने से साफ इनकार कर दिया था, बल्कि अपने घर की बेटी की इज्जत छालने पर शदीद रद्द अमल भी दिया था। साहबजादा ने सीढ़ियों से नीचे देखा। मेहमान जाग चुके थे और घर भर में शोर और हंगामा फैला हुआ था। वो यूं ही मोबाइल हाथ में पकड़े सीढ़ियां उतरकर नीचे चला है। अरे साहबजादा उठ गए। जरताशा आयशा के कमरे में है। अम्मा जान उसे देखते प्यार से बोली। उन्होंने साहबजादा की छोटी बहन का नाम लिया था। वो खामोशी से उसके कमरे की तरफ मुड़ गया। वहां बैठकर जरताशा को घेरे में लिए काफी सारी लड़कियां बैठी हुई थी। साहबजादा ने बस एक नजर उसे देखा। हल्के सब्ज रंग की खूबसूरत शलवार कमीज में कामदार दुपट्टे को बमुश्किल संभालते हुए नर्वस सी लग रही थी। रात वाली हुलिये से यकसर मुख्तलिफ उस वक्त वो हल्के मेकअप में तैयार लग रही थी। यकीनन उसे आयजा या किसी और लड़की ने तैयार कर दिया था। बताओ न जरताशा, तुम्हें भाई ने क्या मुंह दिखाई दी? कब से हुई जबान बंद किए बैठी हो? छीन थोड़ी लेंगे हम तुम्हारा गिफ्ट। मुझे लाला के ज़ौक़ का पता है, यकीनन कोई बहुत कीमती चीज़ दी होगी। उन्होंने आयजा ने बसद इसरार उससे पूछा और चुप की चुप रह गई। लगता है साहबजादा भाई ने कोई ऐसी निशानी दी है जिसे बेचारी दिखा नहीं सकती। एक और लड़की की मानी की इस बात पर सभी कहकर लगाकर हंस पड़ी थी। साहबजादा ने बेजारी से मंजर देखा। उठो तुम सब लोग।
साहबजादा आया है, जाने दो नताशा को उसके साथ, इतनी इमरजेंसी में शादी हुई है, बेचारा क्या गिफ्ट देता, मुंह दिखाएगा यूं भी। ये सब पाकिस्तानी रस्मों का उसे कैसे अंदाजा होगा? वो 11 साल का था जब अमेरिका पढ़ने गया था। अब तो उसे सिर्फ अम्मी की रस्म और रवाज ही याद होंगे। अम्मा जान ने कमरे में आकर उसकी साइड ली थी। सारी लड़कियां उसे देखते चौंक कर उठी। जरताशा की रंगत भी उसे देखते सुर्ख पड़ी। घबराकर वो भी अपनी जगह से उठी। तुम्हारा फोन बज रहा था, शायद कोई जरूरी मैसेज पढ़ लो, कहीं देर ना हो जाए, चुभते हुए लहजे में कहते साहबजादा ने मोबाइल नताशा की तरफ बढ़ाया। नताशा को उसके लहजे पर हैरत हुई। वो बगौर उसे देख रहा था मगर उसका लहजा चुभता हुआ था। अजीब बेगानगी भरा जरताशा ने मोबाइल थामा तो उल्टे कदमों कमरे से बाहर निकल गया। साहबजादा, जरताशा को अपने साथ कमरे में ले जाओ, मैं तुम दोनों का नाश्ता वहीं भेज देती हूँ। अम्मा जान ने पीछे से आवाज लगाई मगर वो मुड़ा नहीं। यही बिठाए रखे इस मोहतरमा को, मुझे इसके साथ नाश्ता करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसने मेहमानों का लिहाज किए बगैर जवाब दिया था। कई लोगों के कानों तक ये जुमला गया जहां अम्मा जान का मुंह खुला रह गया। जरताशा को अपनी बेहद सबकी महसूस हुई थी। चेहरे पर आते बाल, कानों के पीछे रस्ते, उसने खुद को संभालना चाहा। अब उसे खुद को जिल्लत का आदी कर लेना चाहिए था। ताईजान मैं यहीं पर नाश्ता कर लूंगी, उसने बात संभालना चाही थी। साहबजादा कमरे से निकला तो उसे महरोज खान दिखाई दिए। फोन पर बात करते हुए घर से बाहर जा रहे थे। साहबजादा तेजी से उनके करीब पहुंचा। मुझे आपसे बात करनी है बाबा जान, अभी और इसी वक्त। वो जैसे अपना कंट्रोल खो रहा था। महरोज खान ने फोन काट कर उसकी तरफ देखा। जवान और खुबरू बेटे के चेहरे पर नजर डालती समझ गए थे कि किस तूफान से लड़ रहा है। मैं जानता हूँ साहबजादा, तुम्हें मेरा कल किया जाने वाला फैसला पसंद नहीं आया, मगर मुझे फख्र है कि तुमने इनकार नहीं किया। तुम्हारा चचा सारी जिंदगी मेरा वफादार रहा है। कारोबार में जितनी मेहनत उसने की इतनी मैंने नहीं की, लेकिन आज दिन तक उसने मेरे सामने सर नहीं उठाया। उसकी एक ही बेटी है, मैं भला उसकी बेटी के साथ ये जुल्म होते किस तरह देख सकता था? उन्होंने प्यार से साहबजादा के कंधे पर हाथ रखा जिसे उसने एहतराम से थाम लिया, मगर उसका अंदाज सट था। इसीलिए आपने अपने बेटे की कुर्बानी दे दी। मैं आपको बता चुका हूँ कि मैंने अमेरिका में शादी कर ली थी, मेरी एक बीवी है वहाँ। उसने चुबा चुबा कर गोया ने इतला दी थी। महरोज खान ने सर झटका तो तलाक दे दो उस बीवी को। यूं भी अमेरिका में की गई शादियों का क्या, वो लोग घर बसाने वाली नहीं होती। उन्हें जैसे किसी बात से फर्क ही नहीं पड़ रहा था। साहबजादा ने लब खींच कर उन्हें देखा। वो फोन कान से लगाई, एक दफा फिर बाहर की तरफ जा रहे थे। आलिम खान दरवाजे पर उनका इंतजार कर रहे थे। वो यूं ही लब खींच कर उन्हें देखता रहा। क्या बात है साहबजादा भाई, आपको कुछ चाहिए क्या? क्या वलीमे के लिए आपको खास किस्म की एंट्री करवाना चाहेंगे? जितनी मोहब्बत मियाँ और बीवी के दरमियान होती है, एंट्री उतनी शानदार होती है ना? ये सुबहान की आवाज थी। साहबजादा ने सद अंदाज में मुड़कर देखा। वो 24-25 साल का लड़का था, उसके सबसे छोटे चचा का बेटा। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है वलीमे के किसी इंतजाम में, जो जी चाहता है वो कर लो, बल्कि मेरी जगह तुम ही नताशा का हाथ पकड़ उसे अंदर ले जाना। इंतहाई चिड़े हुए अंदाज में उसने सुबहान को जवाब दिया और मुड़ गया। ये देखे बगैर कि सुबहान के चेहरे पर बड़ी भरपूर मुस्कुराहट बिखर गई थी। गुड, मैं तो कब से ही चाहता हूँ साहबजादा खान साहब, और वो दिन दूर नहीं जब मैं अपनी ख्वाहिश पर अमल भी कर लूंगा। चेहरे पर बेहाने मुस्कुराहट सजाए उसने ऊपर जाते हुए साहबजादा को देखा। वो अपने कमरे में दाखिल हो गया तो जताशा भी आयशा के कमरे से निकल आई थी। मेरे अंदाज में कदम उठाते वो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाने लगी। सुबहान पर नजर पड़ते हुए एक लम्हे के लिए रुकी। सुबहान उसे ही देख रहा था। उसे देखते ही उसने हाथ हिलाया। लताशा की रंगत जद पड़ गई। वो घबरा कर पलटी और तेजी से सीढ़ियां चढ़ने लगी। उसी घबराहट में अपने लंबे से दुपट्टे पर उसकी हील का बड़ी वो लड़खड़ा कर जरा सा गिरी थी। अरे जताशा, संभल कर, कहो तो मैं तुम्हें कमरे तक छोड़ आता हूँ। सुबहान लपक कर सीढ़ियों तक आया था। उसकी आवाज जताशा के कदमों तले से गोया जमीन खींच ली थी। वह रुकी नहीं, अपना दुपट्टा संभालते तेजी से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर कमरे में चली गई थी। जताशा ने अपने कमरे में दाखिल होने से पहले खुद को संभाल लिया था। आहिस्ता से दरवाजा धकेलते वो साहबजादा के कमरे में दाखिल हुई तो उसे सामने खिड़की के साथ खड़ा नजर आया। चाय का मग उसके हाथ में था, एक हाथ दीवार पर रखे बड़ी सी गिलास विंडो के बाहर नजरें जमाए वो किसी गहरी सोच में गुम था। हो गई बात? आहट महसूस करते उसने मुड़े बगैर पूछा। जरताशा ने चूमकर सर उठा। क्या मतलब? कौन सी बात? क्या कह रहे हैं आप? उसने बमुश्किल खुद को संभाला था। साहबजादा ने मुड़कर एक अटीली निगाह जरताशा पर डाली। क्या यही लड़का वो वजह है कि तुम्हारा रिश्ता खत्म हो गया? इसका मतलब है कि सारे इल्जामात दुरुस्त हैं, तुम्हारा वाकई में किसी के साथ कोई अफेयर है? वो कदम कदम चलता है उसके सामने आकर खड़ा हो गया था। जरताशा के कदमों तले से जमीन निकली। ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा किसी के साथ कोई अफेयर नहीं, वो सब झूठ था। वो रुहासी होने लगी थी। साहबजादा की लबों पर एक तंजिया मुस्कुराहट बिखरी। तो फिर वो मैसेज किसका था? मैंने खुद पढ़ा है। वो मैसेज बहुत इंतजार कर रहा था, तुम्हारा मुलाकात नहीं हुई। ओह आई सी, घर में मेहमान बहुत ज्यादा है ना, इसलिए
तुम बता नहीं पाई होगी कि रिश्ता खत्म तो हो गया, पर बदकिस्मती से तुम्हें मेरे पल्ले बांध दिया गया। वो चाय का मग नीचे रख चुका था और अब दोनों बाजू सीने पर बांधे बिल्कुल उसके सामने खड़ा अपने लफ्जों से जरताशा को छलनी कर रहा था। जरताशा की आंखों में मिर्ची से भरने लगी। खामोश हो जाए प्लीज, बगैर कुछ सोचे समझे मत बोले। उसने बामुश्किल अपने आंसू पिए। शर्म आनी चाहिए तुम्हें जरताशा, मेरे निकाह में हो तुम और इसके बावजूद तुम एक गैर लड़के के साथ बात कर रही हो। कौन है वो? साहबजादा ने बामुश्किल खुद पर सब किया था, मगर उसकी आवाज फिर भी बुलंद हो गई। नताशा ने तड़प कर सर उठा। कैसा निकाह? कौन सा निकाह? वो निकाह जिसे आप मानते ही नहीं। तमाशा बना के रख दिया आप सबने मेरा। वो गोया फट पड़ी थी, आंसू लगातार उसकी आंखों से बहने लगे। साहबजादा ने गौर से देखा, उसके अंदर उबाल सा उठा था। निकाह को अभी कबूल कर लेता, इसमें कितना वक्त लग जाएगा। दरवाजा लॉक किया है ना तुमने? उसने यकदम से ताशो को कंधों से थामा। वो सट पड़ गई। छोड़े मुझे, दरवाजा लॉक नहीं है। जताशो ने घबरा कर कहा था। उसकी इंतहाई करीब खड़ा था, इतना कि उसकी सांसों को महसूस कर सकती थी। उसकी सुनहरी आंखों से आग की लपेटें निकल रही थी। तो फिर बताओ मुझे, कौन है वो लड़का? अगर इतनी मोहब्बत थी उससे तो फिर मुझसे निकाह क्यों किया, इनकार क्यों नहीं कर दिया? इस वक्त वो बफड़ कर बोला था। जताशा के कंधों पर साहबजादा की गिरफ्त मजीद सख्त हुई। जताशा ने बेबसी से अपनी पलकें मींच ली। वो उसे कुछ नहीं बता सकती थी, बस रो सकती थी, और उसने वही किया। उसके लगातार बहते आंसू देखकर साहबजादा के तासुरात बेख्तियार ढीली पड़े। देखो जताशा, अगर ऐसी कोई बात थी तो तुम्हें हम सब से बात करनी चाहिए थी। तुम्हारी माँ जिंदा नहीं, लेकिन बात तो है ना, उन्हें बता देती, अम्मा जान को बता देती। पसंद करना इतना बड़ा जुर्म नहीं है। वो जैसे खुद पर जब्त करता कह रहा था। जताशा ने उसके दोनों हाथ अपने कंधों पर से झटके। खामोश हो जाए प्लीज, मत कर ऐसी गुफ्तगू, किसी को पसंद नहीं करती मैं। वो तड़प कर बोली थी। एक झटके से उसने अपनी हथेलियों से आंसू साफ किए और फिर मुड़कर दरवाजे तक गई। वो बाहर चली जाना चाहती थी, मगर उसका हाथ दरवाजे के हैंडल पर ही जम गया। एक लम्हे के लिए उसे याद आया, बाहर सीढ़ियों के पास वो महान खड़ा था। अंदर अगर मोती तो बाहर खाई थी, वो खाई जिससे वो पिछले कई महीनों से बचती फिर रही थी। नताशा ने बेबसी से अपनी आंखें मीच ली। साहबजादा ने बगौर का जायजा लिया, मगर उससे पहले कुछ कहता दरवाजे पर दस्तक हुई। नताशा ने आयसगी से दरवाजा खोला तो आयजा अंदर दाखिल हुई थी। अम्मा जान कह रही है जल्दी से नाश्ता कर लो, उसके बाद पार्लर जाना है। वैसे भी 12 बज गए हैं, बहुत वक्त लग जाएगा। पार्लर में भी शाम में वलीमा है, कहीं देर ना हो जाए। आयजा ने ताकीद की तो जरताशा ने आयसगी से सर हिला दिया। वो पलट गई तो जरताशा मेरे मेरे अंदाज में दरवाजा लॉक करते वापस मुड़ी। नाश्ते के नवाजमार टेबल पर धरे थे। उसका कुछ खाने को जी नहीं चाह रहा था। वो यूं ही दरवाजे के पास खड़ी रही। कर लो नाश्ता, वलीमा अटेंड नहीं करना। वैसे निकाह के बाद वलीमे की सुन्नत तभी अदा करनी चाहिए जब निकाह की सारी रस्में अदा कर दी गई हों। वो मुड़कर ड्रेसिंग टेबल के सामने जा खड़ा हुआ था और अब आते तो बस जलाने वाले अंदाज में कह रहा था। नताशा के वजूद पर कपकपी सी तारी हो। ये शख्स आखिर उसका इम्तिहान क्यों ले रहा था? आप मुझे परेशान मत करें प्लीज, अगर आपको इस वलीमे से मसला है तो जाकर मना कर दे। वो तल्ख हुई थी। साहबजादा ने कंधे उचका दिए। नहीं, मुझे तो कोई मसला नहीं है। यहाँ तो वैसे भी लोग एक रिश्ते के साथ कई रिश्ते निभा रहे हैं, तो फिर मुझे क्या एतराज है कि एक बीवी के रखते हुए दूसरी बीवी के हकूक अदा ना करो। तुम कहती हो तो अभी वलीमे की तकरीब को जायज बना देता हूँ। मुस्कुराते हुए पलटा। जरताशा ने कल से पहली दफा उसे मुस्कुराते देखा था। उसकी दाएं गाल में पड़ने वाला डिम्पल बेहद दिलकश था। जरताशा ने रुख मोड़ लिया। वो उसे कोई जवाब नहीं देना चाहती थी। जितनी देर में आयजा दोबारा उसे लेने आती, तब तक उसे उस कमरे में साहबजादा को झेलना ही था, और वो फिर भी बेहतर था। बाहर तो जो कुछ वो आजकल भुगत रही थी, ना तो किसी को बता सकती थी और ना ही किसी से मदद मांग सकती थी। सुबहान का चेहरा तस्वर में आते ही वो सर टापा लरिस। ये लो, चाय पी लो, बगैर कुछ खाए पिए कहीं पार्लर में ही बेहोश ना हो जाओ। उसे थर्मस से चाय कप में ढीली और जरताशा की जानिब कप बढ़ाया। वो हैरत ज़दा से उसे देखती रह गई। कैसा शख्स था ये, कभी गुस्सा करता था, कभी तंज और कभी ख्याल रख रहा था। मगर शायद यही साहबजादा की फितरत थी। ब्रेड मक्खन हर चीज़ उसके सामने बेड पर रखते हुए मुड़ा। बाकी सारी परेशानियां अपनी जगह, नाश्ता कर लो, संजीदगी से कहते कमरे से बाहर निकल गया। उसके निकलते ही जरताशा ने जल्दी से उठकर दरवाजा लॉक किया। वो नहीं चाहती सुबहान यहाँ भी हाथ थमके। कभी भी कहीं भी वो कोई मौका छोड़ता कब था। कितनी खुश थी वो कि शादी होकर इस घर से चली जाएगी, इसीलिए तो उसने ग्रेजुएशन पूरी की। पहली शादी के लिए हामी भर ली थी, मगर उसे क्या पता था वो अपनी हर चाल में कामयाब होने वाला था। चाय का मग उठाते जरताशा ने अपने दुखते सर को 2 उंगलियों से दबाया। मेज पर रखा उसका मोबाइल एक दफा फिर बज रहा था। बगैर देखे भी वो जानती थी कि कौन होगा। सोचते हाथ बढ़ाकर मोबाइल ही स्विच ऑफ कर दिया और खामोशी से चाय के सिप लेने लगी। पार्लर में उसे खासा वक्त लग गया था। उसके वलीमे का जोड़ा इमरजेंसी में खरीदा गया था, मगर वो बेहद खूबसूरत था। ब्यूटिशियन ने उसे तैयार किया तो आयजा उसे देखते हुए होंठ सुखेरे। वाह, आज तुम कल से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। समझ नहीं आ रहा तुम सादगी में ज्यादा प्यारी लगती हो या तैयार होकर। आज तो लाला के दिल की हालत खैर होने वाली है। आयजा ने मुस्कुराते हुए उसे छेड़ा। वो खामोशी से आईने में नजर आते अपने अक्स को देखती रही। साहबजादा के चुभते जुमले से याद आ रहे थे।
वलीमे की तकरीब शहर के बड़े सा हाल में रखी गई थी। हाल के दरवाजे के सामने वो गाड़ी से नीचे उतरी। लाला का हाथ थाम लो। आयजा ने उसके कान में सरगोशी की। वो सुलग कर रह गई। साहबजादा बिल्कुल उसके सामने ही खड़ा था, डीसेंट से पेंट कोट में तैयार। उसके चेहरे से पता नहीं चल रहा था कि वो क्या सोच रहा है, मगर उसकी नजरें हल्के गुलाबी रंग की मैक्सी में तैयार जरताशा पर जम कर रखी थी। आइए मोहतरमा, अंदर लेकर जाऊं आपको, ये रस्म भी मुझे ही निभानी है। उसने हाथ आगे बढ़ाया जिसे ना चाहते हुए जरताशा ने थाम लिया। दोनों एक दूसरे के साथ हाल में दाखिल हुए तो हाल में एक शोर उठा था, धीमा धीमा बजता म्यूजिक जिसमें रोशनी का दायरा बस उन दोनों तक मुकेद था। क्या उन सबके दरमियान वो भी है? जरताशा ने अपने कान के पास साहबजादा की सरगोशी सुनी। वो उसके बराबर धीरे धीरे कदम उठाता स्टेज की तरफ जा रहा था। जरताशा को जी भरकर रोना आया। उसने अपना रुख दूसरी तरफ कर लिया। बता दो, मैं कुछ नहीं कहूंगा, वैसे मैं काफी ब्रॉड माइंडेड इंसान हूँ। साहबजादा एक दफा फिर उसके जख्मों पर नमक छिड़का था। जरताशा ने अपना हाथ छुड़ाना चाहा मगर उसने मजबूती से जरताशा की हथेली को जकड़ रखा था। देख चुकी हूं मैं आपकी आला ज़र्फी, कल रात मेरे सामने। ज्यादा मुहज्जब बनने की कोशिश मत करें। वो धीमी आवाज में बसी से गराई। साहबजादा की लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट फैली। सच तो ये था कि उसे ये सब कुछ अच्छा लगने लगा था। ये लड़की जो अपने आप ही उलझती रहती थी, अपने आप से लड़ती रहती थी, अब उसकी बीवी थी। वो लोग स्टेज पर पहुंच चुके थे। फोटोग्राफर से किसी पोज की हदायत दे रहा था। साहबजादा ने उंगली के इशारे से फोटोग्राफर को मना कर दिया। बैठ जाओ, या वो जहमत भी मैं करूं। उसे स्टेज पर साकित खड़ी जरताशा को देखकर कहा। वो खामोशी से अपना लहंगा संभालती स्टेज पर बैठ गई। इस आसपास धड़ाधड़ कैमरे के फ्लैशेस चमक रहे थे, मगर लोग मियां बीवी की तारीफ कर रहे थे, उन्हें चांद और सूरज की जोड़ी करार दे रहे थे। मगर जरताशा का दिल अजीब अंदाज में धड़क रहा था। ये एक अजीब सी बेचैनी थी जो उसे अपनी लपेट में ले रही थी। साहबजादा लंबीचे उसके बराबर सोफे पर बैठ गया। पता नहीं सारा ड्रामा अब कब तक चलेगा। उसने बेजारी से मेहमानों की नशस्तों की जानिब देखा। वो उनमें से बस चंद ही चेहरों को जानता था। दफतन उसकी जेब में रखा मोबाइल बजा। साहबजादा ने मोबाइल निकाला। मारिया कॉलिंग लिखा रहा था। साहबजादा के चेहरे की रंगत तब्दील हुई। उसने मोबाइल स्विच ऑफ करके जेब में डाल दिया। उस वक्त वो मारिया से किसी किस्म की कोई बात नहीं करना चाहता था। हेलो साहबजादा, मुझे पता था मेरी कार रिसीव नहीं करोगे, लेकिन कम से कम अपनी शादी में इनवाइट तो कर सकते थे। जानी पहचानी आवाज और इंग्लिश में अदा होने वाले जुमलों पर साहबजादा ने सर उठाया। नताशा ने भी चूक कर उसकी सब देखा। सुनहरी आंखों दराज कद वही लड़की, वो लड़की यूरोपीय नक्कोश की हामिल थी। मुस्कुराते हुए साहबजादा को ही देख रही थी। ये मारिया है, मेरी बीवी। साहबजादा ने बेतासर अंदाज में नताशा को इतला दी। वो साकत रह गई। अरे, मुझे तो लगा तुमने छुपाया होगा। इस तरह के काम पाकिस्तानी मर्द छुपा कर करते हैं ना। वो शिस्ता अंग्रेजी में एक दफा फिर भूली थी। नताशा ने बसी से रुख फेर लिया। दिल एक दफा फिर डूबने लगा था। यहाँ आते हुए से सुबहान का जो टेक्स्ट मौसूल हुआ था उसके कदमों तले से जमीन निकाल दी थी। और अब ये लड़की मारिया। देखो मारिया, मुझे तुम्हें कोई सफाइयां देने का शौक नहीं है। हाँ, मैंने शादी की है अपने घर वालों के कहने पर। तो फिलहाल वहां गेस्ट में जाकर बैठ जाओ, घर जाकर बात करते हैं। साहबजादा ने बेजारी से अपना सर झटका। मारिया के चेहरे के तासरात तब्दील हुए। धोखा दिया तुमने मुझे, और कितनी आसानी से तुम इस बात को तस्लीम कर रहे हो। कहाँ है वो तुम्हारा खानदान जिसके तुम बड़े दावे करते थे? वो लड़की एकदम जोर से चिल्लाई थी। कई मेहमानों ने रुख मोड़ कर देखा। साहबजादा एक झटके से अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था। अपनी आवाज नीचे रखकर बात करो मारिया, ये मेरा सारा खानदान है, इसके सामने कोई तमाशा नहीं चलेगा। वल की आवाज में घराया। जरताशा ने बेबसी से सर झुका लिया। इस सारे तमाशे की जिम्मेदार वो थी। उसका जी चाहा वो अपना सर दीवार में दे मारे। आलम खान और महरोज खान ने मामले को जैसे भाप लिया था। वो दोनों स्टेज पर आए थे। जरताशा ने अपना चेहरा ही दूसरी तरफ कर लिया कि उसने किसी से क्या बात की, कैसे सेटलमेंट हुई, वो कुछ नहीं चाहती थी, मगर कुछ देर के लिए हर तरफ सकून हो गया। अम्मा जान मारिया को कंधों से थाम कर स्टेज से नीचे ले गई। फोटोग्राफर्स ने चंद मजीद तस्वीरें बनाई, मगर साहबजादा शदीद बेजार हो चुका था। पूरी तकरीब के दौरान जरताशा अपनी पैरों की देलपेट को ही देखती रही। उसकी इतनी हिम्मत ना थी कि अब सर उठाकर मेहमानों की तरफ देख लेती। वहां मौजूद सुबहान की आंखों के इशारे उसे साफ दिखाई दे रहे थे। वलीमे की तकरीब जल्दी खत्म हो गई। वो सब घर वापस आए, मगर अपने अपने कमरों में जाने की बजाय लाउंज में ही एक अदालत लग गई थी। मारिया रो रही थी, चिल्ला रही थी, अपना इंसाफ मांग रही थी, जबकि साहबजादा बेजारी के आलम में सोफे पर बैठा कभी मारिया के चेहरे को देखता और कभी बाबा जान को, जो मारिया को समझाने की कोशिश कर रहे थे। खामोश हो जाओ। वैसे तो तुम्हारे और साहबजादा की निकाह की कोई कानूनी हैसियत है ही नहीं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बता दूं कि शादी सिर्फ साहबजादा ने मेरे कहने पर की थी, इसलिए तमाशा बनाने की जरूरत नहीं है। कुछ दिन यहाँ हवेली में रहो, हम देख लेंगे कि हमें क्या करना है। उन्होंने बात को टालना चाहता, खुद भी काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे थे। सोफे पर बैठी जरताशा ने बसी से दाएं बाएं देखा। पूरा खानदान ही यहाँ जमा था, बस एक सुबहान ही नहीं था। बैठे बैठे उसके कमर अकड़ चुकी थी। पहले पार्लर, फिर हाल, और अब यहाँ लाउंज में। उसे थक कर सोफे की पुष्ट से कमर टेकाई। तुम कमरे में चली जाओ, पता नहीं भाई की ये बीवी अब कितना तमाशा लिखाने वाली है। आयजा ने उसके कान में सरगोशी की। जरताशा